फॉरेन मटेरियल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिटीरियोरेट कर सकते हैं, उनको हम फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। सो फूड प्रोसेसिंग में डिफरेंट किस्म के फॉरेन मटेरियल्स हो सकते हैं, लाइक प्लास्टिक है, वुड है, मेटल है, ग्लास है, अदर फॉरेन मटेरियल्स हो सकते हैं, ये जो डस्ट डर्ट हो सकती है, ठीक है। फिर इन सभी फॉरेन मटेरियल्स को हमने ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डिटेक्ट करना होता है। मतलब हमें इस चीज़ का तो इल्म नहीं है कि हमने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ पत्थर, कोई इस तरह के वुड या ग्लास पीसेस ब्रोकन हो सकते हैं। सो हमने इनको डिटेक्ट करने के लिए अपने प्रोसेसिंग में कुछ डिटेक्टर्स यूज़ करने हैं। लाइक मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम मेटल डिटेक्टर्स इंस्टॉल करेंगे। इसी तरीके से बोन्स या फिजिकल या हार्ड पीसेस को डिटेक्ट करने के लिए उससे रिलेटेड हम डिटेक्टर्स इंस्टॉल करेंगे। देन एक्सरे डिटेक्टर्स होते हैं, फिर मैग्नेट डिटेक्टर्स होते हैं, स्क्रीन एंड अदर डिटेक्टर्स, जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फूड इंडस्ट्री में टू डिटेक्ट फॉरेन मटीरियल्स। ओके, हम एज एन एग्जांपल बात करते हैं साल्ट प्रोसेसिंग में। जब साल्ट को पाउडर बनाया जा रहा होता है, सो साल्ट चक्की एक होती है, साल्ट ग्राइंडिंग मशीन होती है, उसमें ग्राइंडिंग के बाद जब साल्ट फर्दर रेसिपी मिक्सिंग के लिए अगले स्टेज पे जाता है, तो उस पैसेज में हम मुख्तलिफ किस्म के मैग्नेट और मेटल डिटेक्टर्स इंस्टॉल करते हैं, ताकि साल्ट में जो पीछे हमने उसको ग्राइंड किया है, पीछे हमने उसको हैमर मिल के थ्रू ब्रेक डाउन किया है बड़े पीसेस को सिंपलर पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, उस दौरान किसी किस्म का कोई मेटल, किसी किस्म का कोई मैग्नेट किसी वजह से ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसके अंदर मिक्स अप ना हो और उस तरह से वो आगे फर्दर एंड प्रोडक्ट में ना चला जाए। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम मैग्नेट डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं जो कि मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह अदर इंडस्ट्रीज में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम डिफरेंट किस्म के फॉरेन मटेरियल डिटेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्दर हम पीआरपीज की बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज़ हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती हैं, लाइक एयर है, वाटर है, एनर्जी है। सो ये भी बेसिकली पीआरपीज में ही कंसिडर होती हैं। लाइक द एयर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। लाइक बाज का डिफरेंट प्रोसेसिंग में हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो स्टीम के लिए अगर एयर ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बैड ऑर्डर्स होंगे, तो वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर सकती है। इसी तरीके से पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर वाटर पोर्टेबल नहीं होगा, उसके टीडीएस प्रॉपर नहीं होंगे, प्रॉपर टीडीएस का स्टैंडर्ड है तकरीबन नियर अबाउट 500, 150 से 500 जो है वो टीडीएस होने चाहिए, जो इंडस्ट्री की डब्ल्यूएचओ की वाटर की रिक्वायरमेंट है, और जो लोकल रेगुलेटरी बॉडीज लाइक पंजाब फूड अथॉरिटी है या अदर फूड अथॉरिटीज, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो जितने भी हम यूटिलिटीज यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, किसी भी किस्म की जो बैड ऑर्डर्स हैं उनसे फ्री होनी चाहिए। जो बैड कंपोनेंट्स हैं, लाइक डर्टी पार्टिकल्स हो सकते हैं, फॉरेन मटेरियल हो सकता है, उनसे वो फ्री होना चाहिए। इसी तरीके से लीकेज को अवॉइड करना है, ठीक है। और तमाम अदर जो केमिकल्स हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स हैं एयर के, इसी तरीके से वाटर के, उनको हमने कंप्लाई करना है। पानी को साफ़ करने के लिए अक्सर क्लोरीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन ऐड की जाती है। सो इसको भी हमने क्लोजली मॉनिटर करना है कि उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स या उसके स्टैंडर्ड्स से के मुताबिक ही क्लोरीनेशन ऐड की गई है, ठीक है। सो इन तमाम पैरामीटर्स को हमने जो है वो कंसिडर करना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एयर क्वालिटी एंड वेंटिलेशन। जिस इन्वायरमेंट में प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे रूम एयर कैसी है, फ्रेश एयर हो
ठीक है। एयर की क्वालिटी जो है एज पर वर्किंग एसओपीज होने चाहिए। ओके, उसके अंदर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स, उसके बाद उसकी जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उस एयर की जो टेम्परेचर है, वो तमाम चीज़ें क्या है एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सो ये तमाम स्टैंडर्ड्स लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज से भी हासिल किए जा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से वहाँ पे जो स्टीम आ रही है, जो मुख्तलिफ किस्म की डस्ट और ओडर से वो फ्री होनी चाहिए, और वेंटिलेशन और ओवरऑल वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा हो जो कि वर्कर फ्रेंडली होना चाहिए। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स और वर्किंग जो वर्किंग असम्बलीज हैं, वर्किंग इक्विपमेंट्स और इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। उनकी जो है वो मुख्तलिफ जो ओवरऑल रूम टेम्परेचर है, रूम कंडीशन है, उनसे रिलेटेड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को हमने फिल करना है। सो एक्सटीरियर एयर का जो इनटेक है, इनटेक पोर्ट्स दैट शुड बी प्रॉपरली एंड पीरियडिकली एग्जामिन्ड। ओके, अब ये वेंटिलेशन में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए वर्किंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो वहाँ पे क्रिएट करे, ताकि ऐसा ना हो कि बाद का सफोकेशन हो जाती है, सफोकेशन से मुख्तलिफ लोग बेहोश हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, मुख्तलिफ किस्म की मशीन चल रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसिंग हो रही है। सो इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अकॉर्डिंगली चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। फिर आगे लाइटिंग की बात आती है। मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग सोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में, लाइक ट्यूब्स हैं, बल्ब्स हैं, अदर लाइटिंग सोर्सेज हैं। सभी की क्वालिटी को हमने मैनेज करना है, मेंटेन करना है। आपने देखा होगा अक्सर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लाइटिंग है उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव जाली होती है, जिसका मकसद ये है कि मतलब अगर वो शीशे का है बल्ब या ट्यूब लाइट वगैरह, अगर वो किसी वजह से ब्रेक डाउन होती है, टूट जाती है किसी वजह से, तो वो उसके ग्लास पीसेस नीचे स्कैटर ना हो, नीचे ना बिखरें, क्योंकि नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, नीचे कोई प्रोडक्ट तैयार हो रही है, कोई बैच मिक्स हो रहा है, जूस की रेसिपी तैयार हो रही है डिफरेंट। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि ग्लास पीसेस नीचे हमारे फ्लोर पे ना गिरें या नीचे किसी प्रोडक्ट के अंदर ना गिरें, उसको कंटेमिनेट ना कर सकें। सो इस वजह से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इसी तरह प्रोटेक्टिव कवरिंग के ऊपर भी एक कवर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक कोई डस्ट है, कोई डर्ट है इसके ऊपर पड़ रही है, तो हम उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को उतार के वॉश करके दोबारा से इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ताकि ऐसे नहीं कि आपने अक्सर देखा होगा लाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट और डर्ट और इंसेक्ट्स वगैरह इधर इस तरह होते हैं। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या है, हम प्रोटेक्टिव कवरिंग रखेंगे लाइट्स के ऊपर, ताकि एक तो ब्रेकेज, उस सूरत में हम क्रॉस कंटेमिनेशन या मिक्सिंग को अवॉइड कर सकें, और दूसरा ये है कि उसकी जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो प्रॉपरली किया जा सके। सो इस चीज़ को हम ख़ास तौर पे कंसिडर करेंगे टू मेंटेन अ हाइजेनिक environment. Okay, next we will talk about waste disposal. हैसब की प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स में एक चीज़ वेस्ट डिस्पोजल भी है, जिसको हमने ख़ास तौर पे कंसिडर करना है। लाइक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड, लाइक ग्लास वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, कोई पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है जिसकी वेस्टेज हो रही है, जो कि एज अ वेस्ट हम उसको कंसिडर करते हैं। सो उनकी मैनेजमेंट, उनकी मेंटेनेंस, उनके लिए डिफरेंट किस्म के वेस्ट स्टोरेज बिन्स होने चाहिए, डस्ट बिन्स होने चाहिए, मुख्तलिफ डस्टबिन स्टेशन होने चाहिए मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि वेस्ट मटेरियल को उन स्टेशन में वहाँ पे रिमूव किया जा सके। और डस्टबिन भी ख़ास किस्म के होने चाहिए, कवरिंग वाले हों और वो पैडल ऑपरेटेड हों। ऐसे नहीं कि वर्कर अपने हाथ से उसका कवर खोल रहा है और दूसरे हाथ से अंदर उसको वेस्ट गिरा रहा है। उससे क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन बढ़ेगी, वर्कर्स के हाथ डस्टबिन को लगाने से गंदे हो सकते हैं, ठीक है, आगे वो फर्दर क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकता है। सो आपने अक्सर देखा होगा रिसेंटली मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ विसिनिटीज़ में, घरों में जो है पैडल ऑपरेटेड डस्टबिन, वेस्ट बिन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पाँव से आप उसको पैडल को प्रेस करते हैं और उसका ढक्कन या उसका कवर ओपन हो जाता है। सो इस तरह के डस्टबिन होने चाहिए, और उनके अंदर डस्टबिन के अंदर एक ख़ास किस्म का वो पॉलीथीन बैग लगाया जाता है, ताकि डस्टबिन के अंदर जितने भी
वेस्ट मटेरियल उस बैग के अंदर डाले जाएं और उस बैग को बाद में रिमूव कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप खुले डस्टबिन के अंदर प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल वेस्ट मटेरियल उसको फेंक रहे हैं और उसके बाद वो कंटेमिनेट हो रहा है, फिर उसको वॉश करने की जरूरत पेश आ रही है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या है, जो रिक्वायर्ड सॉरी सॉरी रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने वेस्ट बिन्स और डस्टबिन्स को इस्तेमाल करना है। सो डस्टबिन्स की कैटेगराइजेशन करनी है डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट दैट इज बीइंग जनरेटेड इन दैट विसिनिटी। सो कुछ हैजर्डस मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ खतरनाक केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ ग्लास पीसेस हो सकते हैं, प्लास्टिक पीसेस हो सकते हैं, बोन फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, मीट प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री के अंदर बोन्स हो सकती हैं, एनिमल्स के टीथ हो सकते हैं, हूव्स हो सकते हैं, थॉर्न्स हो सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों को अलग-अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाना चाहिए। और इसी तरीके से जिस जगह पे डस्टबिन हैं उस तमाम एरिया को सैनिटाइज करना है, ठीक है, ताकि वहाँ से किसी किस्म की भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद ड्रेनेज और ड्रेन सिस्टम है, जो कि प्रोडक्शन हॉल और प्रोसेसिंग हॉल में ख़ास तौर पे इसको फोकस किया जाना चाहिए कि सेल्फ ड्रेनिंग ड्रेनेज सिस्टम हो। जो नालियां हैं, जो होज पाइप हैं, वो खुद ब खुद वेस्ट मटेरियल को ड्रेन करने की अहल हों। ऐसे नहीं है कि वो मतलब जो है वो बिल्कुल पैरेलल में हो और वो सेल्फ ड्रेनिंग ना हो। तो दैट ड्रेनेज सिस्टम शुड बी सेल्फ ड्रेन्ड। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बारीक सुराख वाली जालियाँ उनकी माउथ ओपनिंग्स के ऊपर रखनी है, ताकि किसी किस्म के कोई इंसेक्ट्स नीचे से ऊपर ना आ सकें या ऊपर से कोई मटेरियल अंदर ना चला जाए जो उसको ब्लॉक कर सकता है। सो इस हवाले से इसको हमने ख़ास तवज्जो देनी है। और ड्रेनेज सिस्टम का जो मटेरियल है वो भी ऐसा हो कि वो क्रोसिव मटेरियल ना हो, या वो उसकी प्रॉपर जो है वो टाइमली बेसिस पे प्रोडिकली आप उसकी सफाई सुथराई करें ताकि ब्लॉकेज को अवॉइड किया जा सके। देन इक्विपमेंट सूटेबिलिटी, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। अब इक्विपमेंट सूटेबिलिटी में हम इक्विपमेंट के मटेरियल की बात करते हैं कि इक्विपमेंट का मटेरियल कैसा होना चाहिए। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि 316 एसएस ग्रेड हो, जो कि फूड ग्रेड कहलाता है, ठीक है, ताकि वो किसी भी किस्म के फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट ना कर सके। लाइक फ्रूट जूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, डिफरेंट अदर केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि उस इक्विपमेंट की वियर एंड टियर कर सकता है। लिहाजा वहाँ पे एसएस 316 का ग्रेड हमने यूज़ करना है। इसी तरीके से उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसकी सफाई सुथराई कैसे करनी है, उसकी वेयर एंड टियर, उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर मैन पावर होनी चाहिए, जो कि रूटीन और पीरियडिकल बेसिस पे उनको देखे, पाइपिंग और डक्ट वर्क उसको मैनेज करे, उसकी क्लीनिंग, उसकी ड्रेनेज, और ख़ास तौर पे जो ड्रेनेज जो प्रोसेसिंग पाइपिंग सिस्टम होता है वो उनके डेड एंड्स नहीं होने चाहिए। डेड एंड मीन्स कि ऐसा पाइपिंग सिस्टम जो मतलब एंड पे जाके ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, डेड एंड उसको बोलते हैं हम। डेड एंड नहीं होना चाहिए बल्कि वो राउंड एज्ड होने चाहिए, और कहीं पे हमें उस लाइन को एंड करने की ज़रूरत है तो उस एंड पे ऐसा ओपनिंग सिस्टम हो जिसको हम सब्जेक्ट टू द नीड हम उसको ओपन या क्लोज कर सकें। वहाँ पे ऐसा कोई वाल या ऐसा सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो नट बोल्ट्स हैं वो भी एसएस के ग्रेड के होने चाहिए, ठीक है। फिर स्मूथ सरफेस हो, ऐसे नहीं है कि रफ सरफेस है अंदर से पाइपिंग सिस्टम की तो वहाँ पे प्रोडक्ट वो मतलब उसके अंदर चिपक रही है या वहाँ पे वो लग रही है उसके साथ प्रोडक्ट, वहाँ पे उसकी सफाई करना मुश्किल है। सो इन सभी चीज़ों को हमने देखना है, और इसी तरीके से इस तरीके से मेंटेनेंस और मैनेजमेंट उसकी करनी है कि वर्कर के हाथ कम से कम उस इक्विपमेंट को टच हों ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ परचेज्ड मटेरियल। जो रॉ मटेरियल, जो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो मटेरियल उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए।
उसकी जो फर्दर मैनेजमेंट है, उसको कैसे स्टोर करना वेयर हाउस में, उसकी कीपिंग क्वालिटी क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उसकी जो MRDs हैं वो कैसे हमने वहाँ पे लगानी है। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करने के लिए हमारे पास एक परचेज ऑफिसर होता है हर इंडस्ट्री में, जो कि मुतलका परचेजिंग मटेरियल से रिलेटेड उसकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज होती हैं। सो उसको उन तमाम पैरामीटर्स का पता हो कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, किस क्वालिटी में खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, उसकी क्वालिटी को मैनेज और मेंटेन कैसे करना है। डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, लाइक बाज़ का रॉ मटेरियल हमारा मीट है तो उसकी स्टोरेज कैसे करनी है, ठीक है, डेफिनेटली हमें उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। अदर मटेरियल्स हैं, कुछ स्पाइसेस हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ अदर मटेरियल्स हो सकते हैं, जिनको अकॉर्डिंगली हमने वेयर हाउस में प्रॉपरली फाइफो का प्रिंसिपल उसको अडॉप्ट करते हुए उसको मैनेज और मेंटेन करना है। फाइफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। जो चीज़ बाद में परचेज कर रहे हैं उसको उसकी एक्सपायरी या डेट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हमने उसको यूज़ करना है। इस तरीके से हम परचेज्ड मटेरियल या रॉ मटेरियल को हम मैनेज करेंगे। उसकी रॉ मटेरियल की हम एक्सपायरी को भी देखेंगे, उसकी जो डेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी देखेंगे, कितनी देर के अंदर उसको हमने इस्तेमाल करना है, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस करनी है। शेल्फ लाइफ के ऊपर शेल्फ वेयर हाउस की शेल्फ्स के ऊपर उनको मैनेज करना है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइफो। मुख्तलिफ गैसेज हो सकती हैं, मुख्तलिफ लिक्विड्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ नॉन फूड आइटम्स हो सकती हैं, नॉन फूड इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, लुब्रिकेंट्स, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। इन सभी की कैटेगरी बनानी है, हर कैटेगरी के हिसाब से हर मटेरियल को अलग रखना है, एक कैटेगरी के मटेरियल को दूसरे कैटेगरी के मटेरियल से अलग रखना, ताकि वो आपस में मिक्सिंग ना हो सके, किसी भी किस्म के हम हैजर्ड से बच सकें। इसी तरीके से वेयर हाउस का टेम्परेचर, वहाँ पे ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, IPM के क्या मैकेनिज्म है, स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। हर एक प्रोडक्ट की स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं अदर प्रोडक्ट से। उसके अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पे मैनेज और मेंटेन करना है। वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम प्रॉपर हो, वहाँ पे कोई बैड ओडर्स, फ्यूम्स ना हो, डस्ट या डर्ट ना हो वेयर हाउस के अंदर, जो कि उसकी क्वालिटी को डिटीरियोरेट, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर सकता है। इन सभी चीज़ों को हमने फोकस करना है। देन वी विल टॉक अबाउट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स, सप्लाई चेन व्हीकल्स, उनकी मैनेजमेंट, उनकी मेंटेनेंस, उनकी क्लीननेस, उनकी तमाम जो अदर जो मैटर्स हैं उनको कैसे हमने डील करना है। एक तो ये है कि जो स्टोरेज है, सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन व्हीकल, दैट शुड बी टेम्परेचर कंट्रोल्ड। मतलब कहने का ये कि अगर मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स को हम लाइक आइसक्रीम को कर रहे हैं सप्लाई, इधर से ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह वो इन्वायरमेंट कंट्रोल भी हो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मक्खियाँ मच्छर इस तरह हो, प्रॉपर उसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस हर चीज़ को हमने अकॉर्डिंगली देखना है, जो भी सप्लाई चेन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। इसी तरह वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम हो, रिकॉर्ड कीपिंग रजिस्टर होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग का मैकेनिज्म हो, ताकि पता चले कि इसमें टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। अदर जो पैरामीटर्स हैं, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को डिटीरियोरेट ना कर सके। देन हम बात करेंगे कि क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी मेजर्स अडॉप्ट करनी है। बेसिक जो मैकेनिज्म है क्रॉस कंटेमिनेशन का, कि हर प्रोडक्ट की सेग्रीगेशन करनी है दूसरी प्रोडक्ट से, जोनिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जोनिंग में क्या है, हर प्रोडक्ट को उसके प्रॉपर जगह पे रखना है, ताकि वो एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट के साथ उसको कंटेमिनेट ना कर सके। लाइक एक जगह पे हम मीट प्रोसेस कर रहे हैं, उसी जगह पे अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल को प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर चीज़ की सेग्रीगेशन करनी है हमने, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके। वर्कर्स के हैंड साफ सुथरे हों, मैक्सिमम इस चीज़ को हमने देखना है कि वर्कर्स के हाथ कम से कम उस प्रोडक्ट को टच करें। अगर कहीं पर टच करने की जरूरत आती है तो उसके हाथ वॉश्ड हों, सैनिटाइज्ड हों, स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स और जो अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं लाइक टूल्स हैं, छुरियाँ हैं, कोई और
जो असम्बलीज इन्वॉल्व हैं प्रोसेसिंग में, उनको स्टरलाइज करके फिर हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को हमने अवॉइड करना है सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए। तो आगे हम बात करेंगे क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग की। फ्लोर्स की क्लीनिंग की जाती है, वॉल्स की, रूफ्स की, इसके अलावा मुख्तलिफ सर्फेस की क्लीनिंग की जाती है, उनको सैनिटाइज किया जाता है, हैंड्स को सैनिटाइज किया जाता है, वर्कर्स की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज किया जाता है। इन तमाम आइटम्स की असम्बलीज को प्रॉपरली क्लीन करना और सैनिटाइज करना है। क्लीनिंग इक्विपमेंट बजाते खुद साफ सुथरा होना चाहिए। क्लीनिंग एजेंट बजाते खुद इस कैपेसिटी का होना चाहिए कि वो दूसरी प्रोडक्ट को साफ करे, ना कि उसको मजीद कंटेमिनेट कर दे। ठीक है, इन तमाम पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। क्लीनिंग मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्लीनिंग एजेंट्स कौन से, क्लीनिंग का मेथड कौन सा होगा, क्लीनिंग करेगा कौन पर्सन, उसको जो पीपीईज हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उसने यूज करने हैं, लाइक उस पर्सन ने प्रोटेक्टिव ग्लव्स यूज करने हैं, वाइजर यूज करनी है, यूनिफॉर्म यूज करनी है। ये तमाम रेलेवेंट जो है जो नेसेसिटीज हैं उसको उन्होंने और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। फिर प्रिवेंटिंग एक्सेस भी एक प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है हैसप का, जिसमें हम देखते हैं उस विसिनिटी में जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे हमने वर्कर्स या इंसेक्ट पेस्ट की एंट्री को हमने अवॉइड करना है, रोकना है, बैरियर लगाना है। ठीक है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मसले का शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ पे वो मतलब इंसेक्ट पेस्ट उस एरिया में एंटर होंगे। सो इस चीज़ को मैंने अवॉइड करना है, किसी किस्म का कोई क्रैप्सेस ना हो, किसी किस्म के कोई होल्स ना हो उस एरिया में, ताकि वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट इन्वेड कर सकें, छुप सकें, या डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेशन ओपनिंग्स, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं इंसेक्ट्स के लिए और पेस्ट के लिए, उनको हमने बंद करना है। इसको हम गैप एनालिसिस बोलते हैं। गैप एनालिसिस में तमाम चीज़ों को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है, उसको हमने उस इशू को रेडिकेट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ आइटम्स वहाँ पे मौजूद हैं स्टोरेज हाउस में, जो वेयर हाउस में, वहाँ पे उनकी स्टैकिंग प्रॉपर करनी है, उनको प्रॉपरली स्टोर करना है, मैनेज करना है, ताकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई हम ऐसा मतलब जो है वो उनको एरिया ना दें जहाँ पे वो किसी तरीके से छुप सकें, या जिस एरिया की सफाई कम होगी वहाँ पे इंसेक्ट्स डेफिनेटली वहाँ पे ग्रो करेंगे। तो इसलिए प्रॉपरली वेंटिलेटेड और एरेटेड हाउस होना चाहिए। ओके, आगे बात करेंगे हम पर्सनल हाइजीन और एम्प्लॉय फैसिलिटीज़ की। जो पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, दैट दोज पर्सनल मस्ट बी adopting the parameters and standards of health and hygiene assurance। सो उनकी सेहत और सफाई सुथराई तमाम प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर हो, प्रॉपरली कवरिंग उन्होंने पहनी हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हो, हेयर नेट, वाइजर, मास्क, एप्रन, ग्लव्स, ये तमाम चीज़ें उनको इस्तेमाल करने का तरीका पता और प्रॉपरली वो यूज़ करें। इसी तरीके से उनका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, उनको किसी किस्म की कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उनकी वर्किंग का जो जॉब डिस्क्रिप्शन उनको पता हो और उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम को सर अंजाम दें, ताकि मिनिमम वहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन या अदर टाइप ऑफ कंटेमिनेशन हैपन हो सके। और इन तमाम पैरामीटर्स को हमने प्रॉपर चेकलिस्ट के थ्रू मेंटेन और मैनेज करना है। लाइक उनकी हैंड सैनिटाइजेशन चेकलिस्ट डेवलप करनी है, उनकी जो है एम्प्लॉय की जो जनरल हाइजीन की चेकलिस्ट है उसको डेवलप करना है, ताकि तमाम पैरामीटर्स को हम कंट्रोल कर सकें। सुपरवाइज़र ने उनकी हेल्थ, उनका सफाई का स्टेटस, उनके अदर मामला तमाम को नोट डाउन करना है डेली बेसिस पे पीरियडिकली। ठीक है, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन को हम अवॉइड कर सकें। ओके, let me talk about a case study in ice cream production unit for the implementation of PRP in HACCP। हम आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट में देखेंगे कि कौन कौन सी PRPs को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP सिस्टम। ओके, अब हम इसमें 4 लेवल्स को स्टडी करेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज द प्रोसेस लेवल, देन हैजर्ड लेवल, देन कंट्रोल और ओरिएंटेशन लेवल।
प्रोसेस लेवल क्या है, आइसक्रीम प्रोडक्शन में सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है, लाइक मिक्सिंग ऑफ स्किम मिल्क पाउडर, ऑयल ऑफ मिल्क एंड शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है। अब इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग के दौरान हैजर्ड क्या हो सकता है, टू बी इन्फेक्टेड विद एडिटिव्स, जो भी हम एडिटिव्स इसमें आइसक्रीम मिक्स में यूज़ कर रहे हैं, लाइक शुगर है, लाइक स्किम मिल्क है, ऑयल है, या अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी हम फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एडिटिव्स मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके ऊपर हमने कंट्रोल चेक लगाना है, लाइक द कंप्लायंस ऑफ एडिटिव्स विद द स्पेसिफिकेशंस, जो उन एडिटिव्स की स्पेसिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने उनको कंप्लाई करना है, इंश्योर करना, मेक श्योर करना है। ओरिएंटेशन कैसे है उसकी, प्रोवाइडिंग यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी एडिटिव्स, जो परचेज ऑफिसर है वो प्रॉपर क्वालिटी के फूड एडिटिव्स को परचेज करेगा। देन पास्चराइजेशन, अगला स्टेप होता है पास्चराइज करना। अब इसमें हैजर्ड क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ पास्चराइजेशन काजेज लाइव पैथोजेंस, लाइक पास्चराइजेशन में अगर पास्चराइजेशन ही प्रॉपरली नहीं हुई, लाइक ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल और अदर रीजंस, या पास्चराइजेशन इक्विपमेंट की एफिशिएंसी ही उतनी नहीं है जिस वजह से पास्चराइजेशन प्रॉपरली नहीं हो सकी, तो अगर पास्चराइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो क्या है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस सर्वाइव कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो हेल्थ हैजर्ड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो वहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म क्या अडॉप्ट करना है, द कंट्रोल ऑफ पास्चराइजेशन इफेक्टिवनेस। अब इसके लिए हम एक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसको हम पास लाइट टेस्ट बोलते हैं, जो कि पास्चराइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करता है। सो पास लाइट टेस्ट के थ्रू हम पास्चराइजेशन की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन कैसे होगी इसकी, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स, जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं पास्चराइजेशन के, टेम्परेचर के, टाइम टेम्परेचर कम्बिनेशन के, HTST है या HTST है, उन सभी को हमने प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। देन अगला स्टेप आइसक्रीम प्रोडक्शन में क्या, होमोजेनाइजिंग, मिक्स करना होता है प्रॉपरली चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को। इन्फेक्शन आफ्टर पास्चराइजेशन, इवन दैट पास्चराइजेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, एडिकेसी ऑफ इम्प्लीमेंटेड क्लीनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ और हाइजीन को मैक्सिमम हमने क्लीनिंग प्रोग्राम को इंश्योर करना है। देन ओरिएंटेशन कैसे इसकी, प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिक्वेट क्लीन अप प्रोग्राम्स। ओके, फर्दर स्टेप क्या है, कूलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिक्सचर इन दी रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम। अब क्या है, आइसक्रीम प्रिपेयर हो चुकी है, अब हमने उसको उसका प्रॉपर टेम्परेचर रखना है ताकि वहाँ पे उसकी कूलिंग और आइसक्रीम की शेप में वो आ जाए। अगर वहाँ पे फ्रीज़र या आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट है उसका टेम्परेचर ही प्रॉपरली नहीं है या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो आइसक्रीम की जो मतलब जो उसका टेक्सचर या स्ट्रक्चर वो प्रॉपर नहीं बनेगा, या उसके अलावा वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, सम सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। सो कंट्रोल कैसे, चेक एंड बैलेंस इसका रखना है कि हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, फ्रीज़र या टेम्परेचर या चिलर का हमने क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, इस पर चेक एंड बैलेंस लगाना है। सो अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊँ, ये तमाम PRPs को हम डिस्कस कर रहे हैं, prerequisite programs that are necessarily required for the implementation of HACCP system. So इसकी orientation कैसे करनी है हमने, providing appropriate temperature, then last step is packing and hardening and storage। पैकिंग में और हार्डनिंग और स्टोरेज में भी क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक अगर पैकिंग मटेरियल प्रॉपर नहीं है या उसका जो टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है स्टोरेज में, तो वहाँ पे भी माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। सो कंट्रोल बैलेंस मेंटेन कैसे करना है, क्लीनिंग ऑफ पैकिंग इक्विपमेंट्स या पैकेज मटेरियल्स। ओके, इसके बाद ओरिएंटेशन क्या, पैकेजिंग मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन गुड हाइजेनिक कंडीशंस और इटसेल्फ पैकिंग मटेरियल शुड बी फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटेमिनेंट।